आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये ये चैप्टर 8 देख लिए थे और हमको स्टार्ट करना है चैप्टर 9। तो चूँकि चैप्टर 8 आपका कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको उसका पूरा पढ़ा भी दिया था और साथ में जो उसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के वो सब भी बता दिया था। तो नेक्स्ट टाइम में मैं आपको पहले से लिंक दूंगा, वो उसका टेस्ट हम रखेंगे। ठीक है भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन रखेंगे और ध्यान दें कि इन्हीं टेस्ट के बेस पे आपका वैल्यूएशन होना है। हो सकता है एग्ज़ाम ना हो पाए, एनुअल एग्ज़ाम ना हो पाए, तो आप जो टेस्ट देंगे उसमें जो नंबर आएंगे वही जो है बाद में हो सकता है आपके रिज़ल्ट के लिए जो है वही काम आए। तो इस वजह से आप टेस्ट को सीरियसली दीजिए, अच्छे से दीजिए, बुक्स को पढ़िए, जो वीडियो हम भेज रहे हैं उनको देखिए, एक्सरसाइज बना के देखिए, नोट्स पूरे बनाइए, तब आपकी प्रैक्टिस वो पूरी हो पाएगी। एक पूरा सिस्टमेटिक टाइम टेबल बनाइए जिसके आधार पे आप पढ़ाई कर सकें, है ना। तो आप इधर उधर यदि अगर देखते रहेंगे तो जो है आपको वास्तव में वो लक्ष्य जो आपके हासिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है भाई, तो आप उसके प्रैक्टिस करिए। जैसे ही जो है आपका ये तैयार होता है, मैं आपको 1-2 दिन पहले ही जो है आपको वो लिंक दे दूंगा और आपको जो है ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम जो है ये बता दूंगा। ठीक है भाई, तो ये जो हम अभी देखेंगे चैप्टर 9 है ना, ये स्टार्ट कर देंगे अपन चैप्टर 9। चैप्टर 9 है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भाई, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ये चैप्टर है। ठीक है भाई, तो हमारा चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भाई, तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स ये आपको मालूम है फिजिक्स का सेंट्रल कंसेप्ट है, ये जो है फिजिक्स का सेंट्रल कंसेप्ट है ना। फोर्स है, एनर्जी है, ये फिजिक्स का मेन कंसेप्ट है। यही वास्तव में हम पूरे फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा चैप्टर है, इसमें फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो दो टाइप की चीज़ देख रहे हैं आप, तो एक फोर्स देख रहे हैं ना भाई। तो फोर्स जो है वो क्या होता है, व्हाट इज़ फोर्स। अगर हम कहें कि फोर्स क्या है, व्हाट इज़ फोर्स, है ना, फोर्स क्या है, तो आप बहुत सारे जो है डेली लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे जो है वर्क देखते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, यदि अगर उसको सामान जो है एक जगह से दूसरे जगह यदि अगर ले जाना है मान लीजिए, है ना, तो उस दौरान क्या है वो एक ट्रॉली के माध्यम से ले जाता है। ठीक है, तो एक ट्रॉली के माध्यम से ले जाता है तो उसके द्वारा कुछ फोर्स जो है ट्रॉली पे लगा जाता है ना, यदि अगर इसको पुश किया जाता है तो। दूसरा, यदि अगर एक ड्रॉ है, ड्रॉ को यदि अगर हमें खींचना है, ओपन करना है, तो उस केस में भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है तब वो बाहर आ पाता है। ठीक है भाई, ऐसा ही यदि अगर मान लीजिए कोई खिलाड़ी है ना, या कोई हॉकी खेल रहा है, तो उस केस में इस बॉल में फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल अपन जो है फोर्स वाले देखते हैं। फोर्स को जो है हम फील कर सकते हैं किस तरीके से होता है ना। ठीक है भाई, तो इस जो है फोर्स क्या होता है, उसके टाइप क्या हो सकते हैं, किस तरीके का लगता है, ये चीज़ें अपन इसमें देखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा जो आप पहले वाला चैप्टर तो आपने देखा मोशन वाले में, और उसमें है ना फोर्स का कंसेप्ट आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप तो जो होता नहीं है। और इस पे जो काम किया था गैलीलियो और आइजक न्यूटन सर के द्वारा इस पे काम किया गया था, जिसके बाद से इसका जो फोर्स का कंसेप्ट जो है ये काफ़ी चेंज हो गया था। तो अपन ये देखें कि भाई जो है फोर्स क्या होता है। यदि अगर हम ये कहें कि फोर्स क्या होता है, तो आपने पहले देखा हुआ होता था, है ना, जो अर्लियर क्लासेस हैं उसमें आपने देखा था कि भाई जो फोर्स इस तरीके का जो है वो फैक्टर है, या एक्सटर्नल एजेंट बोल सकते हैं अपन, एक्सटर्नल, या एक है ना एक इफ़ेक्ट ऐसा है, एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या कर सकता है, विच कैन, है ना, विच कैन, है ना, बी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, साइज़ चेंज कर सकता है ना, एंड कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, है ना, एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी।
तो जो है फोर्स एक इस तरीके का जो है एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि किसी भी जो है ऑब्जेक्ट बॉडी का शेप साइज़ है ना कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो बदल सकता है। ठीक है भाई। तो बहुत सारे एग्जांपल जो है आप इसमें देखते हैं है ना, एक तो 2-3 एग्जांपल, उसके अलावा ये कुछ दूसरे एग्जांपल अपन देख सकते हैं। दूसरे एग्जांपल में ये हमने मान लीजिए एक स्प्रिंग लिया हुआ है, ठीक है भाई, एक ये स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग में को क्या कर सकते हैं हम, यदि अगर फोर्स देंगे तो ये इस तरीके से क्या होगा, इसका एक्सटेंशन होगा, ये एक्सटेंशन हो गया इसका, ठीक है ना भाई, एक्सटेंशन हुआ। तो इसमें भी क्या करना पड़ा हमको, फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है ना भाई। तो फोर्स लगाने से इसका एक्सटेंशन हो गया। तो कहने का मतलब हमने डेफिनेशन क्या दी थी, एक्सटर्नल एजेंट है जो शेप बदल सकता है, साइज़ बदल सकता है, तो इसका स्प्रिंग का शेप इधर बदल गया, ठीक है ना भाई। ऐसा ही मान लीजिए एक बॉल लिया है हमने, ये एक बॉल लिया है और बॉल को हमने क्या किया, दोनों तरफ से फोर्स दिया, तो ये दब गई, बॉल जो है दब गई, तो बॉल का जो है जो साइज़ है वो क्या हो गया, ये बदल गया, ठीक है ना भाई। तो एक जनरल डेफिनेशन अपन दे सकते हैं कि भाई जो है फोर्स एक इस तरीके का एक्सटर्नल जो है एजेंट होता है ना, बाद है, या इंटरनल एजेंट, इंटरनली भी लग सकता है, तो एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो है शेप है, साइज़ है, कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब में बदलाव कर सकता है, ठीक है भाई। तो ये हमको फोर्स का यहाँ पे कंसेप्ट मिलता है। तो इस वाले में आप देखें कि भाई जो है ये अगर एक ट्रॉली यदि अगर जा रही है, या ये लड़की जो है ये बॉल खेल रही है, तो इस केस में यदि अगर हिट करेगी तो ये बॉल का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो एक ये भी कह सकते हैं कि भाई जो है जैसे बैट से एक बॉल मारते हैं तो क्या होगा, बॉल का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फोर्स को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को भी बदल सकता है, ठीक है। तो अब अपन बात करें कि भाई जो है टाइप ऑफ फोर्स, यानी टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, तो क्या क्या टाइप हो सकते हैं बताइए। तो नॉर्मली जो अपन टाइप ऑफ फोर्स देखते हैं अभी यहाँ पे, वो देख सकते हैं कि भाई बैलेंस्ड फोर्स होता है एक, तो एक होगा बैलेंस्ड फोर्स, और सेकंड वाला होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, एक हो जाएगा बैलेंस्ड फोर्स और सेकंड वाला हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड फोर्स जो है इस प्रकार का फोर्स होता है कि उस पे जो फोर्स एक्ट करता है ना, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे, बॉडी पे जो फोर्स एक्ट कर रहा, तो जितने भी फोर्स उस पे वर्क कर रहे वो क्या हो जाएंगे, जो है नेट फोर्स उन पे क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो बैलेंस फोर्स की यदि अगर अपन डेफिनेशन लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि व्हेन द सम ऑफ all forces act on an object is equal to 0। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो पूरे फोर्स जो काम कर रहे होते हैं, अगर उनका सम अगर 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो इसका दूसरा एग्जांपल है ये है अनबैलेंस्ड का, अनबैलेंस्ड फोर्स का। तो अनबैलेंस्ड फोर्स इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट नॉट इक्वल टू 0। तो उस पे जो काम करने वाले बाकी सभी फोर्स है उनका सम क्या 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसा फोर्स क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो जैसे यहाँ पे एक जो है ये लड़की है और ये लड़का है, इनके द्वारा जो है ये टेबल को सरकाया जा रहा है, एक बॉक्स को सरकाया जा रहा है। चूँकि बॉक्स काफ़ी भारी है इसलिए इसके द्वारा, बॉक्स के द्वारा जो उसका वेट है और जो ज़मीन के द्वारा फ्रिक्शन है, ये दोनों जो है फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं और इनके द्वारा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा। चूँकि ये दोनों इक्वल है यानी ये बैलेंस की कंडीशन हो गई, तो इस केस में उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। उसके नेक्स्ट वाले में क्या हो गया कि फिर इन्होंने कुछ फोर्स लगाया, तो इन्होंने फोर्स का अमाउंट बढ़ाया, तो जो चूँकि ये भारी था तो इसके द्वारा भी जो इतना सफिशिएंट नहीं था कि जो है इस जो है इस फोर्स से वो ज़्यादा फोर्स लगा सके। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाया, ये फोर्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और जो बॉक्स का वेट है
उसका वैल्यू कम है, तो उसके वजह से क्या हो गया, ये सरकने लग गया। ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या हो गया, जहाँ पे ये सरकना चालू हो गया तो कौन सा फोर्स वहाँ पे काम करने लग गया, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है भाई। तब यहाँ से अनबैलेंस्ड फोर्स काम किया, और उसके पहले कौन सा फोर्स काम कर रहा था, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है भाई, क्लियर है ना। तो यहाँ से हम एक और दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लो जैसे कि टेबल रखा हुआ है, टेबल के ऊपर जो मान लीजिए एक ये बुक है। ठीक है भाई। अब बुक के द्वारा जो है एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट मान लेते हैं नीचे की ओर लग रहा, और जो टेबल के द्वारा भी इस पर कुछ फोर्स लगेगा, है ना। तो मान लीजिए ये फोर्स ऊपर की ओर लग रहा। अब ये क्या हो रहा है, ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है, इसलिए बुक यहाँ पे क्या हो जाएगी, आराम से रखे हुए रहेगी, ये फॉल डाउन नहीं करेगी। ठीक है। और लेकिन यदि अगर मान लीजिए किसी भी स्थिति में हमने ये टेबल को इधर उधर सरका दिया मान लीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो बुक है ना, वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी और गिर जाएगी। तो तब जो है यानी इसके द्वारा जो लगाया गया जो फोर्स है, ये कम है या ज़्यादा है, इसका अमाउंट अलग है, तो उसके वजह से कौन सा फोर्स वहाँ पे हो जाएगा, उस केस में अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये क्लियर हो गया। फोर्स जो है एक तरीके का एक्सटर्नल एजेंट होता है, जो किसी भी बॉडी का जो शेप साइज़ है ना, डायरेक्शन है, सब में चेंजेस कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है ना। और दूसरा क्या हो सकता है कि जो आपका बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स जो है क्या होता है, और ये किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए यदि अगर हम एक बाइसिकल या साइकिल से यदि अगर चल रहे हैं, तो उस दौरान भी क्या होता है कि हमारे द्वारा यदि अगर पैडलिंग रोक दी जाती है, तो जो साइकिल में हम जो फोर्स लगा रहे हैं, है ना, और जो बैलेंसिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट फोर्स है ना, तो वो दोनों क्या है, बराबर नहीं हो पाता, इसलिए हम फेल डाउन कर लेते हैं। ठीक है। यदि अगर वो बैलेंसिंग में होगा तो ये जो है ये चलते रहेगा इसी तरीके से। ठीक है। तो जो बैलेंसिंग की कंडीशन है और अनबैलेंसिंग की कंडीशन है, इसी के आधार पे जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया जाता है। तो ये ध्यान दें, ये कहलाता है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भाई। तो न्यूटन का जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो ये ध्यान दें कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये गैलीलियो के, है ना, गैलीलियो के जो टू लॉ है, एक है ना इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरा चीज़ है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन से मिलके बना हुआ होता है। तो यदि अगर ये दोनों को मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन जाता है। तो इसको आसानी से और इजली जो है समझने के लिए जो है गैलीलियो गैलीली ने, है ना, ये जो है एक्सपेरिमेंट करके जो है बताया था, है ना, जिसमें हम आसानी से फर्स्ट लॉ को समझ सकते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप डेली लाइफ में देखते हैं, और तो आप उसको देखें भी और साथ में अपने नोट्स में ज़रूर दिखाएं और बना के बताएं उसको। तो ये गैलीलियो गैलीली है, इनके द्वारा 1564 से 1642 तक के वर्क किया गया है। इन्होंने अपनी जो शुरुआती पढ़ाई थी ये मेडिकल फील्ड में की हुई थी, बट हुआ क्या, उनका इंटरेस्ट जो है मैथ्स में ज़्यादा था। तो मैथ्स में ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने जो मैथ्स में एडमिशन लिया, है ना, और बाद में बहुत सारे, जैसे इन्होंने टेलीस्कोप बनाया, टेलीस्कोप से हमें जो है ऑब्जेक्ट और सारा सोलर सिस्टम के बारे में जो है पता चल पाया। आंखें इनकी ख़राब हो गई थी लगातार टेलीस्कोप देखने के कारण और ऑब्जर्वेशन के कारण। उसके अलावा पेंडुलम वाली वॉच भी जो है इनके द्वारा बनाई गई थी। तो इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है साइंस के फील्ड में है। और उसके अलावा पीसा की मीनार से उन्होंने किसी 2 ऑब्जेक्ट को फॉल डाउन करके भी बताया था, है ना। तो मैं इसको बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पे जो है इनके द्वारा क्या एक्सपेरिमेंट करके बताया गया था, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो है हम जो है सोचते हैं, हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं,
लेकिन जो है साइंस के बारे में विचार कई बार नहीं कर पाते हैं। हम ध्यान से ऑब्ज़र्व करें तो हम उसमें ऐसा सोच सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, ये दो इस तरीके के जो है इंक्लाइन प्लेन ले लिए। इंक्लाइन प्लेन मतलब ऐसे जो है ये अपन कह सकते हैं बॉडी जो है वो ज़मीन से कुछ एंगल बनाए हुए है ना। ट्रक वगैरह में देखा होगा आपने, सामान वगैरह कैरी करने के लिए इस तरीके का बनाया जाता है। ठीक है भाई। तो क्या हुआ, दो इंक्लाइन प्लेन लिए गए और यहाँ से एक बॉल ली गई। ठीक है। अब ये इन्होंने क्या करा, ये बॉल को यहाँ से मूवमेंट करवाया। तो ये दोनों की हाइट, ये भी हाइट मान लीजिए और ये भी हाइट, तो ये दोनों हाइट सेम थी। तो यहाँ से बॉल गई और क्या हो जाएगा, ये उतनी ही हाइट तक जाएगी जहाँ तक इतनी हुई थी, है ना। तो ये वहाँ तक चली जाएगी और उसके बाद फिर मान लीजिए आती थी, फिर ये वापस आ जाएगी, आएगी ना, दोनों की हाइट सेम होने की वजह से। तो इस तरीके से ये हाइट जो है वो कवर करेगी। अब हमने दूसरा काम क्या किया कि जो है इसकी हाइट को हम कम करते गए। इसकी हाइट तो उतनी रहने दी, इसकी हाइट को हमने थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है भाई, ये हाइट हमने कम कर दी। अब क्या होगा, बॉल अगर यहाँ से जाती है तो अब चूँकि हाइट कम हो गई तो उसकी थोड़ा एनर्जी ज़्यादा मिल रही है उसको, तो ये थोड़ा और ऊपर चली जाएगी। उसके बाद में क्या किया गया कि और हाइट कम कर दी गई। ठीक है, और हाइट कम कर दी। और हाइट कम कर देने से क्या होगा, ये थोड़ा और ज़्यादा दूर तक चली जाएगी। अब मान लीजिए हाइट को और भी हमने कम कर दिया तो ये थोड़ा और दूर चली जाएगी। मान लीजिए और कम कर दिया तो और दूर चली जाएगी। तो यदि अगर मान लीजिए हमने हाइट पूरी ही 0 कर दी तब क्या होगा आप बताएं। तो यदि अगर आप हाइट बिल्कुल 0 कर दे रहे हैं और यहाँ से बॉल को छोड़ रहे हैं, है ना, तो उस केस में क्या हो जाना चाहिए कि ये बॉल को, है ना, चलते ही रहना चाहिए, क्योंकि अब किसी तरीके से हाइट जो है ये मिल नहीं रही है। ठीक है ना, ये एक जो है बिल्कुल प्लेन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपने क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप देखते कि भाई बॉल जो है जाके रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होगा, है ना, ऐसा क्यों होगा कि बॉल थोड़ा दूर जाके रुक जाएगी। तो उसका रीज़न क्या होता है, फ्रिक्शन। इसका रीज़न होता है जो है फ्रिक्शन, अपन कह सकते हैं एयर रेजिस्टेंस कह सकते हैं, या जो कह रहे बॉल का जो थोड़ा सा वेट है उसके वजह से यहाँ जाके क्या हो जाएगी, ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से हमको ये पता चल जाता है कि भाई यदि अगर इस तरीके से हाइट वो ना हो, यदि अगर मान लीजिए ये हाइट ना हो तो ये बॉल हमेशा ही चलते रहेगी, या फ्रिक्शन ना हो, है ना, और जो है एयर रेजिस्टेंस नहीं हो तो ये बॉल हमेशा चलते रहेगी, है ना। तो व्यवहारिक रूप से ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस हमेशा काम करते हैं। तो इसी के आधार पे जो है न्यूटन ये जो गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ जो है रेस्ट और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन दिया गया था। ठीक है भाई। तो पहला अपन देखे लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ, है ना, पहला देखे कि भाई लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी रेस्ट वाले से संबंधित है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट और बॉडी किस में है, पहले रेस्ट में है। तो इसको लिखा जाता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, इफ़ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट और बॉडी ले लिया, इज़ इन रेस्ट, मान लीजिए वो रेस्ट में है, तो वो क्या चाहेगी, इट, है ना, वांट टू कंटिन्यूअस इन रेस्ट, वो रेस्ट में रहना चाहेगी, अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है भाई। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे बॉल लिया था, अगर ये रेस्ट में है मान लीजिए, तो ये रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक कि आप इस पर फोर्स लगा के इसको मूवमेंट नहीं करवाते। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, यानी इस वाले प्रॉब्लम में क्या है, ये पहले से रेस्ट में है। ठीक है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है ये पहले से ही रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो
तो इसका एक एग्जांपल ये आप देखते हैं, ये जो है कार्डबोर्ड वाला, और एक ये ग्लास वाला एग्जांपल। ये एक्टिविटी भी है, आप चाहो तो करके देख सकते हैं। आप क्या करें, एक कांच का ग्लास ले, ये एक्टिविटी आप घर में करके देख सकते हैं। और यहाँ से जो है कार्डबोर्ड ले ले, है ना, एक पोस्ट कार्ड ले ले या कार्डबोर्ड ले ले आप, और यहाँ पे एक कॉइन रख ले 5 रुपये का या 2 रुपये का, और इस कार्ड को, है ना, आप पुश करें, ज़ोर से पुश करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्ड जो दूर चला जाएगा और सिक्का क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। आप करके देखें, ऐसा नहीं होगा कि ये सिक्का भी दूर फेंका जाएगा। ठीक है भाई, तो आप करके देखें और ज़रूर बताएं, है ना, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ऐसा होता है कि नहीं, या यदि नहीं हो पाता है तो क्यों नहीं हो पाता है ना, आप बताएं। तो इसमें क्या होता है, ये जो सिक्का है ये रेस्ट में रहता है, और ये रेस्ट में रहना चाहता है ना, तो इस वजह से इसमें गिर जाता है। जबकि कार्डबोर्ड तो मोशन में है, तो मोशन में आ जाता है। ठीक है, इसका दूसरा वाला एग्जाम्पल, ये इसका कैरम बोर्ड का भी एग्जाम्पल है। कई बार आपने कैरम बोर्ड खेला होगा, तो आपने देखा होगा इस तरीके से आप गोटियाँ जमा देते हैं, और जब ये बीच में नीचे में आप एक गोटी को मारते हैं तो केवल एक ही निकलती है और बाकी की पूरी वैसे ही रह जाती है। तो ये इसका भी क्या कारण होगा कि ये सभी रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। जब आप मारते हैं तो ये वाला तो मोशन में आ जाता है, तो ये मोशन होकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन बाकी सभी रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो इस तरीके से गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है हमें पता चलता है। अब एक चीज़ इसमें आपकी वर्ड आया है, और वो है इनर्शिया। इनर्शिया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया मीन्स होता है कि जो है वो जो सेम पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी रहना चाहता है ना, या इसको कहते हैं रेजिस्ट टू चेंज। रेजिस्ट टू चेंज यानी जो भी परिवर्तन होना चाहता है उसका क्या है, हम विरोध करते हैं, इसको कहते हैं रेजिस्ट टू चेंज। यदि अगर मान लीजिए हम किसी आराम स्थिति में है ना, हमेशा अच्छे स्थिति में है, तो हम चाहते हैं कि उसी में ही रहे, है ना, वो स्थिति बिल्कुल परिवर्तन ही ना है वो, है ना। हमारे अंदर आलसीपना है, तो हम चाहते हैं कि हम आलसी ही रहे, है ना। यानी अगर कोई कहेगा कि काम करो, है ना, पढ़ाई करो, तो हम उसका विरोध करेंगे। समझ में आया? तो है ना, परिवर्तन होता है और परिवर्तन अच्छा होता है, तो परिवर्तन जो है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है भाई, तो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल बता देता हूँ, और आप इनके नोट्स ज़रूर बना लेना, ये आपके दिए हुए रहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कोई स्कूटर है ना, यदि अगर मान लीजिए कोई स्कूटर है, और स्कूटर में जो है कोई पर्सन जो है, मान लीजिए स्कूटर है और स्कूटर में कोई पर्सन है, ठीक है, और वो जो है वो क्या करता है, स्कूटर को यदि अगर मान लीजिए रेस्ट में है ना, स्टार्ट करता है, और स्टार्ट करने के बाद में मान लीजिए क्या करता है, उसको स्टार्ट कर देता है, सडनली स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो इसमें बैठे हुए पर्सन है वो क्या हो जाते हैं, वो पीछे की ओर उनको धक्का लगता है ना, या पीछे कोई बैठा हुआ है मान लीजिए, तो उसको क्या होगा, पीछे की ओर धक्का लगेगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये भी उसी वजह से, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्या होता है, जब भी कोई पर्सन यहाँ पे बैठता है, तो इसका जो लोअर पार्ट होता है, ये जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, बाइक या गाड़ी के संपर्क में होगा, है ना, कनेक्ट रहेगा, कनेक्ट टू जो है ये बाइक या उसके साथ में होता है। बट वो जो अपर पार्ट होता है, तो अपर पार्ट तो उसके कनेक्ट में नहीं होता है, तो उस वजह से उसको कवर करने के लिए ये पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है भाई, ये एक एग्जांपल है। और सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कंबल वगैरह हैं या बेडशीट वगैरह हैं, तो कंबल वगैरह होते हैं आपके घर में या बेडशीट होते हैं, तो यदि अगर आप उनको मूवमेंट करवाते हैं ना, यानी या फिर मान लीजिए लकड़ी से आप जो है उसको पीटते हैं, तो क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डी अटैच्ड होते हैं, डस्ट पार्टिकल जो है डी अटैच्ड होंगे। ठीक है भाई, ये गिर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होगा, इसका भी रीज़न यही होता है, जो ये ब्लैंकेट होता है या जो कंबल होगा वो इनिशियली क्या होता है, ये रेस्ट में होता है। ठीक है, तो जब आप इसको मूवमेंट कराते तो ये तो मूवमेंट होते, इसके साथ में जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी रेस्ट में ही होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो
तो कंबल है ये तो मूवमेंट में आ जाता है, बट ये डस्ट पार्टिकल किस में रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं। चूँकि ये रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, इस वजह से क्या होगा, ये गिर जाएंगे, नीचे की ओर गिर जाएंगे। क्लियर है भाई, ठीक है। अब हम इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं, और थर्ड एग्जांपल इसी तरीके से पार्टिकल का समान ही जो है कि जो फ्रूट्स होते हैं, है ना, जो फ्रूट्स होते हैं या मैंगो वगैरह कोई भी फ्रूट्स लेते हैं तो ये फॉल डाउन हो जाते हैं, है ना, व्हेन शेकन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। ठीक है भाई, जब हम ट्री के ब्रांचेस को हिलाते हैं तो उसमें जो फ्रूट्स लगे हुए रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या होगा, जब हम ब्रांचेस को जो है वो हिलाते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये जो फ्रूट्स होते हैं ये किस में रहते हैं, ये रेस्ट में रहते हैं। और जो ब्रांचेस को हम हिलाते हैं तो ब्रांचेस तो मोशन में आ जाती है इस तरीके से, लेकिन ये जो फ्रूट है ये मोशन में ही रहना, रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, और इस वजह से क्या होता है, ये फॉल डाउन करते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो है ये कुछ इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसा ही बस वगैरह में भी होता है। बस वगैरह में आप मान लीजिए कहीं पे अगर ट्रेवल कर रहे हैं और उस दौरान आप किसी सीट पे ऐसे बैठे हुए हैं, तो यदि अगर मान लीजिए बस में सडन यदि अगर जो है स्टार्ट होके आगे बढ़ जाती है ना, तो उस दौरान भी आपको पीछे की ओर, जैसे स्कूटर में हुआ था, पीछे की ओर इसमें भी धक्का लगता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना, इसका एग्जाम्पल है। तो आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, और वो एग्जाम्पल देख के जो है आप ज़रूर से उसको अपने नोट्स में लिख लें। तो नेक्स्ट टाइम में अपन लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन देखेंगे, और उसके बाद इसको दोनों को जोड़ेंगे तो लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन निकलेगा। ठीक है भाई, क्लियर है, ओके। और साथ में आप टेस्ट की तैयारी भी करके रखें। ओके भाई।